सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन यहाँ पे मतलब है डिग्री ऑफ वेरिएशन से, डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डेटा। सो आपके डेटा का क्या स्प्रेड है, कितना स्प्रेड है, ये कौन कैलकुलेट करता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को आप स्प्रेड भी कह सकते हो या फिर वेरिएबिलिटी। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से, जो कि है मीन मीडियन मोड, इनसे कितना ज्यादा दूरी पे हैं। ठीक है, सो वेरिएशन क्या है डेटा का, कितना स्प्रेड है फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब कौन कैलकुलेट करके देता है आपको? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो दो अगर सैंपल आप लेते हो तो दोनों का सैंपल सपोज आपने निकाला कि मीन आपका सेम आ रहा है दोनों सैंपल का, बट ये पॉसिबल हो सकता है कि उनके जो स्प्रेड हो वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सैंपल का स्प्रेड कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ में आ रहा है और वहीं दूसरे सैंपल का आपका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्रेड काफी ज्यादा है और ये है मीन, और यहाँ पे आपका स्प्रेड काफी कम है और ये रहा मीन। सो दोनों सैंपल का मीन जो है वो सेम है, बट यहाँ पे स्प्रेड डिफरेंट होता है। सो सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना एक सैंपल के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो सेंटर के साथ साथ हमें डेटा के स्प्रेड को भी कैलकुलेट करना होता है, जो कि आता है आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपका आ जाता है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आपके आ जाते हैं क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल्स, थर्ड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, फिर परसेंटाइल्स आ जाते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये जितने भी मेजर्स हैं ये आते हैं आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। सो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज। सो जो रेंज है वो सबसे सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो इट विल गिव द रेंज ऑफ द डेटा, कि आपका जो डेटा है वो कितने से कितने रेंज तक का है। तो अगर आप रेंज यूज करते हो एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो यहाँ पे ये जो है ये सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। सो सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ डेटा है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का, ठीक है, अब इसका अगर आप रेंज निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है और मिनिमम वैल्यू है 1। सो इसका रेंज आ जाएगा आपका 3। यहीं पे अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू को डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड देन 50, और अगर मैं इसका रेंज निकालूं तो इसका रेंज आ जाएगा 50 माइनस 1, दैट इज 49। अब 49 और 3, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर कोई भी, अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यू या फिर आउटलायर अगर आपके डेटा सेट में प्रेजेंट हो। तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट होती है तब रेंज कैलकुलेट करना कोई भी आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सेकेंड, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है, इट डज नॉट कंसीडर it does not consider the distribution of the data. सो आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द मीन, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको रेंज बताएगा कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट। ओके, सो ये तो रहा आपका रेंज। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल्स। सो जो आपके क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपके कंप्लीट डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विथ 3 क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पे आपको Q1, Q2 एंड Q3 देखने को मिल जाता है। सो सपोज आपका कुछ डेटा इस तरीके का है, और अगर आपको इसमें क्वार्टाइल निकालना है तो यहाँ पे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में क्वार्टाइल्स मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका Q1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका Q2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका Q3 आ जाएगा। Q2 को आप मीडियन भी कह सकते हैं। सो Q1 तक जो यहाँ पे, जैसे ये आपका मिनिमम वैल्यू है डेटा का और ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर हम Q1 को देखें तो Q1 से मिनिमम वैल्यू तक आपका आ जाता है 25% ऑफ द डेटा। सो Q1 से नीचे जितने भी डेटा होंगे वो आपके 25% ऑफ द कंप्लीट डेटा होंगे। उसके बाद Q2 तक आपका आ जाता है 50% और Q3 तक आपका आ जाता है 75% ऑफ द डेटा। सो अगर आपका Q3 कुछ वैल्यू है तो आप ये कह सकते हो कि उस वैल्यू के
नीचे आपका कंप्लीट 75% ऑफ द डेटा लाई करता है। ओके, सो दैट इज द क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट हम परसेंटाइल देखेंगे, तो यहाँ पे जो 25% हम निकाल रहे हैं Q1 को कहते हैं, तो Q1 को ही आप 25 परसेंटाइल भी कह सकते हो। उसी तरीके से Q2 को आप 50th परसेंटाइल कह सकते हो, Q3 को आप 75th परसेंटाइल कह सकते हो। सो अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो Q1 आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं n+1/4, Q2 n+1/2 एंड Q3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3n+1/4। सो सपोज ये आपका डेटा सेट है और इसके लिए आपको Q1 कैलकुलेट करना है। सो Q1 यहाँ पे हो जाएगा, कितने डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7+1 8, 8/4 यहाँ पे आपका आ जाता है 2। सो सेकेंड टर्म पे क्या है आपका 6, तो Q1 हो जाएगा आपका 6। Q2 पे क्या है आपका, Q2 आपका हो जाएगा n+1/2, सो यहाँ पे आ जाएगा 8/2 दैट इज 4। सो फोर्थ नंबर पे आपका 8 वैल्यू है, सो आपका यहाँ पे Q2 हो जाएगा 8। सो ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, इससे आपको टर्म पता चलता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। सो जो भी टर्म आपका निकलता है उस पर आपको डेटा पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू देखना है कि वहां पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। सो वो होगा आपका क्वार्टाइल वैल्यू। सो Q3 यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम, तो 3 × 8/4, 6। सो 6 नंबर पे यहाँ पे आपका आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 नंबर पे आपका है 23। सो परसेंटाइल और क्वार्टाइल में ये डिफरेंस है कि क्वार्टाइल आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, क्वार्टाइल। एंड परसेंटाइल क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड करता है। सो परसेंटाइल्स मतलब 100 परसेंटाइल। सो अगर आप कैलकुलेट करते हो 1 परसेंटाइल, सो 1 परसेंटाइल का मतलब क्या है, 1 परसेंटाइल के नीचे जितना भी आपका डेटा आ रहा है, जो भी आपकी 1 परसेंटाइल की वैल्यू होगी, सपोज आपकी वैल्यू है 20, ठीक है, तो 20 के नीचे जितना भी आपका डेटा आएगा वो होगा आपका 1% डेटा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने क्वार्टाइल में देखा था 25th परसेंटाइल, तो 25th परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 25% ऑफ द डेटा लाइज बिलो दैट 25th परसेंटाइल वैल्यू। सो जो भी आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके नीचे आपके 25% ऑफ द डेटा लाई करेगा। सो अगर आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, सो परसेंटाइल का आपका फॉर्मूला हो जाता है P/100 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1। सो यहाँ पे P क्या है, जो भी आपको परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्वार्टाइल में देखा था, क्वार्टाइल अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25th परसेंटाइल अपॉन 100 n+1। तो ये आपको क्या मिलेगा फॉर्मूला, n+1/4, जो कि हमने देखा था क्वार्टाइल में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे 50 परसेंटाइल निकालना होगा, सो 50/100 करके n+1 अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n+1/2, जो कि क्वार्टाइल सेकंड का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको सिंपली परसेंटाइल वैल्यू रखनी है और फिर जितना भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, सो इससे आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट टर्म। तो उस टर्म पे आप जाके देख सकते हो आपकी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रहेगी उस टर्म पे जो आपका फॉर्मूला से निकला है, वही आपकी परसेंटाइल वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है कि आपको जो मिडिल 50% ऑफ द डेटा है वो होता है। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो Q3 माइनस Q1 से आपको 50% ऑफ द डेटा मिल जाता है, जो कि आपका मिडिल में रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिर्फ सेंटर ऑफ द डेटा देखना है। ठीक है, मिडिल का पोर्शन देखना है, मिडिल के पोर्शन का स्प्रेड देखना है, तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज का यूज कर सकते हो। और इंटर क्वार्टाइल रेंज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। इंटर क्वार्टाइल रेंज एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल का पोर्शन देख रहा है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो भी आपके आउटलायर्स रहेंगे, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यूज हो चाहे मिनिमम वैल्यूज हो, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज ऐसे प्रेजेंट होते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज पे वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते हैं। तो समटाइम्स रेंज की जगह इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरियंस। अब वेरियंस में क्या कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है जिसको आपने प्लॉट किया है, ठीक है, और उसका मीन कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी करेंगे तब वहां पे हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सपोज यहाँ पे डेटा आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू है। सो ये वैल्यू मीन से कितने स्क्वायर डिफरेंस पे दूर है वो कैलकुलेट करता है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस को भी एक तरह से आप स्प्रेड ही कह सकते हो, डेटा पॉइंट का स्प्रेड फ्रॉम द मीन ऑफ द और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है कि वेरिएंस इक्वल्स टू समेशन लेते हैं हम 1 से लेके n तक। n क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और यहाँ पे एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। सो n यहाँ पे है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। एक्स आई आपका यहाँ पे है क्या, एक्स आई आपका हो जाता है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो जो भी आपका इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है वो आपका हो जाता है एक्स आई, और म्यू है यहाँ पे आपका मीन। तो सपोज आपके पास यहाँ पे सिंपल एक डेटा है 1 से लेके 10 तक का, ओके। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस यहाँ पे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले मीन कैलकुलेट करोगे, तो इसका मीन आ जाएगा आपका 5.5, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक्स आई माइनस म्यू करना है। सो एक्स आई सबसे पहला क्या है 1, सो 1 माइनस 5.5। सो जो भी वैल्यू निकलेगी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड वैल्यू के लिए निकालेंगे 2 माइनस 5.5 स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5.5 स्क्वायर, इसी तरीके से लास्ट 10 माइनस 5.5 स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको सो इन सब की जितनी भी वैल्यू होगी उन सबको सम करके फिर डिवाइड बाई हम n कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट, ओके। सो इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिंपली वही स्प्रेड का कैलकुलेशन है, ठीक है, बट ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो जो हमने पिछले स्लाइड में अभी देखा था वेरिएंस को, उसी के स्क्वायर रूट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एसटीडी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ओके। सो स्टैंडर्ड डिविएशन भी वही है कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो मीन से या फिर सेंटर ऑफ द डेटा से कितना ज्यादा दूरी पे है वो कैलकुलेट करता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है, और हम स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, वेरिएंस क्यों नहीं। सो स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस के ऊपर एक प्लस पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का जो यूनिट होता है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सेम होता है ओरिजिनल डेटा सेट के, और वही वेरिएंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है स्क्वायर यूनिट्स में। तो इसलिए बहुत सारे एनालिसिस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि एनालिसिस में ज्यादा कोई चेंज ना आए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो देखा था जिसमें हमने मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किया था। सो हमें सेंटर ऑफ द डेटा सेट तो मिल ही रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटर ऑफ द डेटा सेट सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो इसलिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम स्प्रेड भी जान सके डेटा सेट का। ये तो रहा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा।